गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में अमीनो अम्ल के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, तो अब हम आगे बात करते हैं कि एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। तो हम बात कर रहे हैं एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड होता है क्या है, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से बात की थी। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। हेडिंग क्या लिखी है बेटा आपकी? एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। तो एमिनो अम्ल के जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो फर्स्ट जो वर्गीकरण किया गया है वो है एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पर। तो अमीनो अम्ल का जो फर्स्ट वर्गीकरण किया गया वो किसके आधार पर किया गया है? एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पे। स्थिति के आधार पे इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एल्फा एमिनो अम्ल, दूसरे का नाम दिया उन्होंने बीटा एमिनो अम्ल, तीसरे की बात करें तो गामा एमिनो अम्ल। अब यहाँ से अल्फा बीटा की हम बात समझते हैं तो आप सब लोग जानते होंगे कि एमिनो अम्ल या कोई भी क्रियात्मक समूह है, जैसे ये कार्बन की श्रृंखला है, ये कार्बन की श्रृंखला है, तो इस कार्बन की श्रृंखला से सपोज किया कि मैंने ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दिया, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन आपका क्या कहलाता है? अल्फा। दूसरा कार्बन बीटा, गामा, डेल्टा आगे चलता है। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है उस पहले कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा। उसके आगे वाला बीटा, उससे आगे वाला गामा। तो यहाँ बात करें अल्फा अमीनो अम्ल का मतलब होता है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से ये कार्बन जुड़ा हुआ। अब इस कार्बन से जो NH2 समूह जुड़ा होगा उसको बोलेंगे अल्फा अमीनो अम्ल। से एग्जांपल लेते हैं CH2 NH2, कार्बोक्सिलिक उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन तो अल्फा कार्बन। एग्जांपल किसका? ये ग्लाइसिन। आगे को लिखें CH3 CH COOH और यहाँ लिख दिया हमने NH2। तो यहाँ बात कर रहे हैं अल्फा और बीटा, तो इसका नाम क्या है? एलानीन। तो अल्फा अमीनो अम्ल का मतलब हुआ कि यहाँ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन से जब NH2 जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल में एक विशेष बात है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और NH2 समूह दोनों एक ही कार्बन पे होंगे। जैसे इसमें दोनों एक ही कार्बन पे, इसमें भी दोनों एक ही कार्बन पे। और दूसरी बात, मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये जो प्रोटीन होते हैं वो सब के सब अल्फा अमीनो अम्ल ही होते हैं। बात करें बीटा अमीनो अम्ल, तो इसमें NH2 समूह बीटा कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे एग्जांपल COOH CH2 यहाँ मैंने यहाँ NH2 जोड़ दिया। तो क्रियात्मक समूह ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन जुड़ा हो तो इस कारण इसको नाम दिया बीटा कार्बन से NH2 समूह जुड़ा है, इस कारण से इसको नाम बीटा अमीनो अम्ल। अगर इसका आप IP से नाम लिखना चाहो तो हो जाएगा बीटा एमिनो, कितने कार्बन की श्रृंखला? 1 2 3 बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। अब बात करें गामा अमीनो अम्ल। गामा अमीनो अम्ल, तो इसमें इतना ही अंतर होगा कि जो NH2 समूह है वो गामा कार्बन पे जुड़ा होगा, CH2 COOH। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये गामा, इस गामा पे NH2 समूह जुड़ा होगा। इसका नाम देना है तो
नाम में रहेगा गामा एमिनो, और कितने कार्बन हो गए? 4, 4 से ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसको मैंने नाम दे दिया ब्यूटेनोइक अम्ल। तो पहला वर्गीकरण किसके आधार पर है? एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पर कि एमिनो उस कार्बन श्रृंखला में कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो विशेष रखना अल्फा अमीनो अम्ल। तो अपने सिलेबस में जितने भी अमीनो अम्ल वो सब के सब कौन से हैं? अल्फा अमीनो अम्ल। अब दूसरा वो जो वर्गीकरण दिया गया है वो दिया गया है एमिनो, सेकेंड वर्गीकरण एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो जो सेकेंड वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पे। अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला दिया है उदासीन अमीनो अम्ल, दूसरा दे दिया मैंने क्षारीय अमीनो अम्ल, और तीसरा दे दिया मैंने अम्लीय अमीनो अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह की संख्या के आधार पर आपने एमिनो अम्ल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उदासीन, क्षारीय और अम्लीय। अब एक बात समझते हैं यहाँ से, H2N CH COOH और यहाँ पर R किसी भी अमीनो अम्ल की एक सामान्य संरचना है। तो अमीनो अम्ल में 2 समूह होंगे, एक तो होगा NH2 और एक होगा कार्बोक्सिलिक समूह। तो जो एमिनो समूह है वो तो कौन से गुण प्रदर्शित करता है? क्षारीय। और जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो कौन से गुण प्रदर्शित करता है? अम्लीय। अब नाम से पता पहला उदासीन, उदासीन होने का मतलब दोनों की संख्या बराबर हो, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमिनो समूह की जब दोनों अमीनो अम्ल में संख्या बराबर होगी तो वो उदासीन होगा। क्षारीय होने का मतलब इस NH2 समूह की संख्या इसकी तुलना में ज्यादा होगी। अम्लीय होने का मतलब कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या इससे ज्यादा होगी। तो इनकी दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर उदासीन अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो उदासीन के लिए अभी हमने लिखा ग्लाइसिन, सिंपल सा एग्जांपल H2N CH2 COOH। तो इसका क्या नाम था? ग्लाइसिन। और एक आपने लिखा था H2N CH COOH CH3। क्या नाम है बेटा इसका? एलानीन। अब बेटा इस CH3 को आप चाहे यहाँ रख दो, इस NH2 को यहाँ, इससे कोई अंतर है। इन दोनों में कार्बोक्सिलिक समूह है, इन दोनों के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह है और NH2 समूह की संख्या समान है। इस कारण से इसके उदाहरण हो गए उदासीन अमीनो अम्ल के। अब बात करें क्षारीय, क्षारीय का एग्जांपल अपना है H2N CH2 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 CH NH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये लिखा है। अब इस संरचना को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि इसमें जो NH2 समूह है, कौन सा NH2 समूह है उसकी संख्या ज्यादा है। NH2 समूह इसमें कितने? 2 है और कार्बोक्सिलिक समूह 1 है। तो NH2 मतलब क्षारीय, इस कारण से किसका एग्जाम्पल हो गया? क्षारीय अमीनो अम्ल। इसका नाम होता है बेटा लाइसिन। क्या नाम था हमने इसका? लाइसिन। इसके बाद अगर हम बात करें अम्लीय का, तो अम्लीय के 2 एग्जाम्पल कितना पढ़ते हैं HOOC CH2 CH NH2 COOH। देखो एक तो ये हो गया और एक इसी में एक CH2 की संख्या और बढ़ा लो इसमें, ठीक। अब हम बात करें, मैंने 2 लिखे, इन दोनों को आप गौर से देखो। NH2 समूह 1 है और कार्बोक्सिलिक समूह 2 है। तो गुण कौन से होंगे? अम्लीय। सेम कंडीशन है, कार्बोक्सिलिक समूह 2 है और NH2 समूह 1 है। तो इसका तो नाम हो गया आपका एस्पार्टिक अम्ल, इसको तो बोलते हैं एस्पार्टिक अम्ल, और ये हो जाएगा ग्लूटेमिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल। तो यहां से अपने को याद करना है कि उदासीन अमीनो अम्ल की बात करें तो ग्लाइसिन और एलानिन, क्षारीय की बात की तो लाइसिन, और अम्लीय अमीनो अम्ल की बात की तो एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटेमिक
अम्ल। तो ये दूसरा वर्गीकरण था इनकी संख्या के आधार पे। अब तीसरा वर्गीकरण दिया गया है अमीनो अम्ल का आवश्यकता और अनावश्यकता के आधार पर। तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं कि उसको हमने नाम दिया है आवश्यक एमिनो अम्ल और एक हो गया अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल समझने की कोशिश करना कि अपने शरीर में जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। इन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से 10 अमीनो अम्ल है उनका संश्लेषण अपने शरीर में नहीं होता। अब जब उनका संश्लेषण अपने शरीर में नहीं होता तो हमें उन अमीनो अम्लों को भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता होगी। तो ग्रहण करने की मतलब आवश्यकता होगी, डिमांड होगी, तो वो अमीनो अम्ल कौन से होंगे? आवश्यक अमीनो अम्ल। और कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनका संश्लेषण अपने शरीर में होता है। अब संश्लेषण शरीर में होता है तो हमें उनको भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती, उनको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो कौन से होंगे? अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो इसको आप यहां से समझो कि आवश्यक जो अमीनो अम्ल है इसका मतलब कि इनका संश्लेषण, आवश्यक अमीनो अम्ल का संश्लेषण शरीर में क्या नहीं होता है। और इसके बाद विशेष बात कि इनको भोजन के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इनके लिए बात करें अनावश्यक अमीनो अम्ल, इनका संश्लेषण कहां हो जाता है? इनका संश्लेषण शरीर में होता है। इस कारण से इन्हें भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सिंपली समझे। लेकिन विशेष इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अपने शरीर में जो कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं उनमें से 10 होते हैं आवश्यक और 10 होते हैं अनावश्यक। अपने शरीर में जो 20 अमीनो अम्ल है उनमें से 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। अब आवश्यक अमीनो अम्ल के लिए एक तरीका बनाया है टीबी मिल पथ। टीबी मिल पथ। देखो टी से हो गया आपका त्रियोनी, बी से वैलिन, एम से मैथ्यूनी, आई से आइसो ल्यूसीन, एल से ल्यूसीन, अगले वाले ऐसे दिया आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन। इसके बाद पी से फेनिल, एलानीन, ए से आर्जिनिन, टी से ट्रिप्टोफैन और एच से हिस्टीडीन। तो ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल, इनके नाम है टीबी मिल पथ। तो इससे आप इसे याद कर सकते हो। इनके अलावा जो शेष अमीनो अम्ल बच गए वो कौन से होंगे? अनावश्यक। कौन से होंगे? अनावश्यक। तो इसके लिए आप अगर एग्जांपल लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो जैसे ग्लाइसिन, एलानीन, सेरीन। अभी आपने दो एग्जांपल पढ़े थे, ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल, वो आ जाएंगे। और एक होता है एस्पेरेजिन, ग्लूटामीन, प्रोलिन, टायरोसिन। तो ये जो एग्जांपल होते हैं वो सब कौन से होते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है कि 5-7 आपको अमीनो अम्ल देखकर ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगला पुस्तक, निम्न में से कौन सा आवश्यक और कौन सा अनावश्यक। तो बेटा ये बातें तो थी आपके अमीनो अम्ल के बारे में, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण हमने डिटेल से पढ़ा। इसके बाद इसके दो छोटे टॉपिक हैं, बहुत बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। ज्यूटेनाइन
ओबेलिस्ट आयन, क्या ज्यूटर आयन, ओबेलिस्ट आयन या एम्फोलाइट आयन। बेटा कोई भी अमीनो अम्ल की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर बनाओगे तो H2N CHR C डबल बॉन्ड OH ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो किसी भी अमीनो अम्ल में दो समूह होंगे, एक समूह कौन सा होता है, एमिनो समूह है, और दूसरा समूह होता है कार्बोक्सिलिक समूह। तो हमने पढ़ा कि जो एमिनो समूह है वो कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्षारीय, और कार्बोक्सिलिक समूह है वो कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है, अम्लीय। जब अमीनो अम्ल को आप जलीय विलयन लेते हैं तो जलीय विलयन में आप सबने पढ़ा है कि जो प्रोटॉन अम्ल होता है वो प्रोटॉन का त्याग करता है। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एक H+ का त्याग करेगा, और क्षार होता है वो उस प्रोटॉन को ग्रहण करता है, तो NH2 समूह है उस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी कि इसने एक प्रोटॉन ग्रहण किया तो NH3+ CHR और C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर बन गई। तो क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अपना एक प्रोटॉन इसको डोनेट कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर आ गई। अब देखो इस आयन में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव भी चार्ज है, इस कारण से ये किसकी तरह कार्य करता है, द्विध्रुव आयन की तरह कार्य करता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के बावजूद ये आयन कैसा है, उदासीन आयन है। इसी आयन को हम क्या नाम देते हैं, ज्यूटर आयन। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसी आयन को हमने क्या नाम दिया है, ज्यूटर आयन, एम्फोलाइट आयन या ओबेलिस्ट आयन। इसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन और आता है, समविभव बिंदु। समविभव बिंदु, समविभव बिंदु का मतलब बेटा ये है कि वह pH, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए इसका मान अलग अलग होगा, वह pH जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित हो, वह pH जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, अप्रभावित होता है, उसे समविभव बिंदु कहते हैं। इस समविभव बिंदु पर जो अमीनो अम्ल के कुछ गुण होते हैं जैसे शांता, प्रासंदा, चालकता, इन सब का मान उस कंडीशन में कम होता है, बहुत कम हो जाता है। तो याद रखना समविभव बिंदु का मतलब होता है वह pH जिस पर अमीनो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत क्षेत्र से क्या रहता है, अप्रभावित होता है, उसे हम समविभव बिंदु कहते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हमने अमीनो अम्ल का वर्गीकरण पढ़ा, अमीनो अम्ल के वर्गीकरण के बाद मैंने ज्यूटर आयन पढ़ाया, ज्यूटर आयन के बाद हमने पढ़ा समविभव बिंदु। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आएगा अपना पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनेगा और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।